हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? मस्त है, एकदम बढ़िया। और कैसा चल रहा है सब? समझ आ रहा है अच्छे से? आ रहा है? चलो ठीक है। अब तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मिलने शुरू हो गए। थोड़ा और अच्छा सा लगने लग गया होगा ना। थ्योरी थ्योरी सारा, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, क्या चल रहा है, ये करना क्या है इन सब का। ठीक है, अब शायद वो चीज़ें अब क्लियर होनी शुरू हो गई होगी कि सारी बातें मैंने की किस लिए थी। चलिए आज अपनी आप रफ नोटबुक नहीं, सॉरी, आप फेयर नोटबुक उठाइए और आज मैं आपको एक नया काम करवाता हूं। रूल्स फॉर अकाउंटिंग नया। ये तो सर कर लिया, हाँ बिल्कुल कर लिया। ऐसा है, रूल्स फॉर अकाउंटिंग के लिए हमारे सामने दो अप्रोचेज थी। टू अप्रोचेज वर देयर। नंबर वन, ट्रेडिशनल अप्रोच। नंबर वन ट्रेडिशनल अप्रोच और नंबर टू मॉडर्न अप्रोच। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस्ड और ये नाउ टू बी डिस्कस्ड। कुछ याद आ गया होगा आपको? एंट्रीज करने के लिए मैंने कहा था कि दो अप्रोचेज हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो पुरानी अप्रोच है, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें कुछ कमियां हैं और उन कमियों को देखते हुए कुछ एंट्रीज हो नहीं पाती। लेकिन बाय चांस मैंने अभी तक क्या किया है कि आप लोगों को वही एंट्री करवाई है जो ट्रेडिशनल अप्रोच से सारी एंट्री लॉजिकली हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे अकाउंटिंग में हम आगे बढ़ते गए, ट्रांजैक्शंस के नेचर्स बढ़ते गए और गहराई में हम जाकर सोचते गए, तो ट्रेडिशनल अप्रोच पर सवाल उठने शुरू हो गए कि साहब ये सही नहीं है, ये सही अप्लाई हो नहीं रही सभी चीज़ों के ऊपर, कुछ पर हो रही है और कुछ पर नहीं हो रही। तो इसलिए इसको थोड़ा रिफाइन किया जाए, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाए। तो जो मॉडिफाइड है वो मॉडर्न है, मॉडर्न अप्रोच है। तो आज हम मॉडर्न अप्रोच करेंगे और फिर मैं आपको जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा और आने वाली जर्नल एंट्रीज के अंदर मैं आपको चैलेंजेस भी दिखाऊंगा कि चैलेंजेस किस तरह के हैं जिसके कारण वो ट्रेडिशनल अप्रोच के कारण वो एंट्रीज नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए तो आप इसको यहां लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अभी आप लिखेंगे मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच यहां लिखेंगे एक नोट। फर्स्ट वी विल हैव टू डिस्कस about some टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी टर्म्स डिस्कस करनी पड़ेगी। मॉडर्न अप्रोच को समझने के लिए पहले हमें कुछ टर्म्स डिस्कस करनी पड़ेगी, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। नंबर वन, एसेट्स। प्रॉपर्टीज हम इसको रूटीन की लाइफ में बोलते हैं प्रॉपर्टीज, हिंदी में इनको हम कहते हैं संपत्तियां। एक आरती गाते हैं हमारे हिंदू धर्म में, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, है ना। सुख संपत्ति, सुख तो सुख हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया, कॉन्शियसनेस की सेटिस्फेक्शन हो गई। संपत्ति होगी प्रॉपर्टीज, गाड़ी बंगला, ठीक है ना, ये सारी चीजें, बैंक बैलेंस, माँ, तो ये सब आए संपत्तियां यानी प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। लेकिन हमारी अकाउंटिंग में हम इसको कैसे लिखेंगे? हमारी अकाउंटिंग में लिखेंगे आइटम्स और अमाउंट्स which will
give us benefits or services and cash in future are called assets. For example, लिखें शाबाश. For example, building, machines, furniture, advance payments, for example, that is rent paid in advance, एक्सेट्रा. हाँ जी, नोट करें शाबाश. बताता हूँ मैं ये एसेट्स क्या है. वो आइटम्स या वो अमाउंट्स जो हमें विच विल गिव अस बेनिफिट्स और सर्विसेज एंड कैश इन फ्यूचर आर कॉल्ड एसेट्स. हेलो, इधर ध्यान दें भाई, शायद लिख लिया होगा. इधर ध्यान दें भाई. देखो ऐसा है, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा है, मैंने एक लैपटॉप खरीदा है, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा है, और आप बता सकते हैं मुझे कि वो लैपटॉप या कंप्यूटर मुझे कितने टाइम तक सर्विस देगा, कितने टाइम तक वो मुझे बेनिफिट देगा. मैंने अपने बिजनेस में खरीदा है, लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा है. आप मुझे आइडिया से ये बताओ कि वो कंप्यूटर या लैपटॉप मुझे आने वाले कितने सालों तक बेनिफिट देगा. अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर ये तो यूज़ करने पर डिपेंड करता है. बिल्कुल यूज़ करने पर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्मल यूज़ होता है. 2, 4, 5 साल की कोई टेंशन नहीं है. एक लैपटॉप मैंने खरीदा तो 4 साल तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. अब बताओ, जो लैपटॉप मैंने खरीदा, परचेज किया, वैसे तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे एक्सपेंस बोलते हैं. आपने अपने डैडी से कहा पापा मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है, ठीक है, अब तो मैं 12th में हो गया, अब तो मैं बड़ा हो गया, मेरा लर्निंग लाइसेंस भी बन गया, ठीक है, तो आपने 11th में हो गया, सॉरी, अब तो मेरा लर्निंग लाइसेंस भी बन जाएगा, मैं 16 साल का हो गया हूँ, स्वीट 16, तो मेरे को बाइक खरीदवा दो. लड़कियों ने कहा मुझे स्कूटी दिलवा दो. तो पापा ने कहा बेटा अभी ना अपना खर्चा बहुत हुआ है, पापा ने ना अभी नया नया मकान बनाया है, तो मकान के ऊपर खर्चा बहुत लगा हुआ है. खर्चा, एक्सपेंस, अभी हमारे एक्सपेंसेस बहुत हो चुके हैं. असल में ना आपके डैडी कहे तो आपके लिए तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन बिजनेस की लैंग्वेज में वो बात सही नहीं कर रहे. बिजनेस में एक्सपेंसेस उसे कहते हैं, याद है क्या कुछ? हेलो, बिजनेस में एक्सपेंसेस उसे कहते हैं जिसका बेनिफिट करंट अकाउंटिंग पीरियड में ले लिया जाता है. ठीक है, आपने स्टेशनरी खरीदी, आपने 10th क्लास में रजिस्टर खरीदा और उसी साल आपने उसको कंज्यूम कर लिया, आपने उसका इस्तेमाल उसी साल कर लिया, बात खत्म. भरने पर, रिजल्ट आने पर कबाड़ी को दे दिया, दैट्स ऑल. वो आपकी एसेट्स नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपका एक्सपेंस है. लेकिन आपके डैडी ने एक बहुत बड़ा वीडियो गेम लाकर दिया आपको, ठीक है ना, जो बाइक पर बैठकर ये वो ऐसे वैसे जो आप मॉल में चलाते हैं, इस तरह का कोई वीडियो गेम लाके दिया आपके डैडी ने. वो आपके कितने साल चलेगा? 4 साल तक चलेगा, 5 साल तक चलेगा, वो आपकी एसेट है. स्टेशनरी खरीदी, यूज की, बात खत्म. कोल्ड ड्रिंक्स लाए, पी गए, बात खत्म, ठीक है ना. लेकिन अगर कोई ऐसी चीज ली जाती है, मोटरसाइकिल लिया है, स्कूटी ली है, बाइक ली है, मकान खरीदा है, ये सारी चीजें आपको लंबे टाइम के लिए बेनिफिट देती है, इसलिए हम इनको एक्सपेंस नहीं कहते, हम इनको क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं. तो देखिए मैंने ना कई बातें लिखी है यहां पर, ये देखना जरा. मैंने कहा या तो वो हमें बेनिफिट्स देंगे, या वो हमें सर्विस देंगे, और वो हमें कैश भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे बेनिफिट क्या देंगे, जैसे मैंने लैपटॉप का एग्जांपल दिया,
बिजनेस के अंदर जब हम लैपटॉप यूज़ करेंगे तो कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम में यूज़ करेंगे, उससे हमारी अर्निंग बढ़ेगी और अर्निंग बढ़ के हमारी इनकम आएगी और उससे हमारा प्रॉफिट होगा, तो फ्यूचर में बेनिफिट हो गया ना। आपने बिजनेस के अंदर कोई मशीन लगाई, मशीन लगाएगी तो मशीन प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन करेगी तो प्रोडक्ट बेचोगे, बेचोगे तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो कमाई होगी, बेनिफिट दिया उसने। और मैंने क्या लिखा है, बेनिफिट दिया या सर्विस दिया। अब एक बात देखो, मैंने एक बात लिखी है यहाँ पर, एडवांस पेमेंट्स। एडवांस पेमेंट्स, एडवांस पेमेंट्स पता है क्या होती है? जैसे मान लो आप मुझे एडवांस में फीस पे कर दो, तो वो एडवांस पेमेंट आपको क्या पे करेगी? फ्यूचर में मैं आपको अपनी सर्विसेज दूंगा। आप अपने स्कूल की फीस एडवांस में भरते हैं तो आने वाले टाइम में स्कूल आपको पढ़ाता है, तो ऐसा कोई भी पेमेंट जो एडवांस में दे दिया जाता है वो आपको सर्विस देगा। कोई मशीन लगाई है वो आपको प्रोडक्शन करके देगी, ठीक है। और एक वर्ड और भी लिखा है मैंने, कैश। कैश का मैं भी बताता हूं, ठीक है ना, कैश का मैं भी बताता हूं। देखिए, when goods is sold on credit, क्रेडिट का मतलब उधार, टू कस्टमर्स, they will give us cash in future, so they are also called assets, or such customers are called debtors, हिंदी में कहते हैं देनदार। आपको याद है, मैंने कुछ इसका उल्टा भी याद होगा कुछ, जिनसे उधार माल खरीदते हैं दे आर कॉल्ड क्रेटर्स, जिनसे गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेटर्स। सप्लायर्स को हम क्रेटर कहते हैं, क्रेडिटर्स, लेनदार, जिन्होंने हमसे पैसा लेना है, दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। और जिनको हम उधार माल बेचते हैं दे आर आर कस्टमर्स, उधार माल बेचते हैं। 2020 31 दिसंबर 2020 को आपने राम को माल बेचा हुआ है 20,000 का, और राम ने कहा भैया मैं जनवरी में पैसे दे दूंगा, जनवरी 21 के अंदर मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो 2020 की 31 दिसंबर को मिस्टर राम क्या होगा? हमारा डेटर कहलाएगा। डेटर, डेटर मतलब एसेट, उससे क्या आना है? हमें पैसा आना है। तो मैंने क्यों लिखा है ये बात? मैंने ये बात इसलिए लिखी है, ये देखो आप, जो आइटम या जो अमाउंट जो हमें फ्यूचर में या तो बेनिफिट देंगे, फायदा देंगे, मशीन खरीदी आपने, प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूस करेगी, बेचोगे, कमाओगे। सर्विसेज देंगे, अगर आपने मुझे एडवांस फीस पे कर रखी है तो मैं आपको फ्यूचर में अपनी सर्विस दूंगा। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को एडवांस फीस दी है तो वो आपको अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज देगा। एडवोकेट ने आपसे एडवांस ली है तो वो आगे फ्यूचर में आपका मुकदमा लड़ेगा, वो अपनी सर्विसेज देगा। एंड कैश इन फ्यूचर, कैश का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आपने अपने कस्टमर्स को उधार माल बेच रहा है और वो आने वाले टाइम में आपको पैसे देगा 2 महीने 3 महीने बाद। ये बातें हम कब की कर रहे हैं? जब हम अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स बनाते वक्त हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से बेनिफिट मिलने हैं, कौन कौन सी कैश मिलनी है, कौन कौन सी सर्विसेज मिलनी है, ये सब चीज़ें, और उसके ब्याह पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारी एसेट्स क्या होती हैं। चलिए जी, हो गया ये काम। और साथ ही साथ मैंने आपको डेटर्स की डेफिनेशन भी बता दी। डेटर्स किसे कहते हैं? डेटर्स हम कस्टमर्स को कहते हैं। जिन लोगों को हमने उधार माल बेचा है उन्हें हम कस्टमर्स कहते हैं, और उन्हें हम डेटर्स भी कह सकते हैं जिन लोगों से पैसा लेना है। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, यहाँ पर मैं ब्लू कलर से एक बात और लिखने जा रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की हुई है, एक्सपेंस के बारे में। हेलो, एक्सपेंस और लॉस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। आपको याद है एक्सपेंस मैंने किसको बोला था? जिनका बेनिफिट करंट अकाउंटिंग पीरियड में ले लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। देखिए, इट शुड बी, रिमेंबर दैट the amounts which give us benefit in current year, that is, इसको कहते हैं हम करंट अकाउंटिंग पीरियड। करंट अकाउंटिंग पीरियड का मतलब हो गया
प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम जिस साल के खाते बनाते हैं, मान लीजिए आपने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 20 तक बिजनेस किया, तो फिर 31 दिसंबर 20 तक का एक साल का आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। उस साल को हम बोलेंगे करंट अकाउंटिंग पीरियड, करंट अकाउंटिंग पीरियड, जिसके हमें खाते बनाने होते हैं। तो इट शुड बी रिमेंबर दैट, ये हमेशा याद रखना है कि अमाउंट्स जो हमें करंट ईयर के अंदर ही बेनिफिट दे देती हैं आर कोल्ड एक्सपेंस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये लीजिए और इसको मैं बॉक्स में बंद करता हूं। नोट करें, ये ध्यान रखना, मैं किस लिए बता रहा हूं ये सारी बातें, ये मैं मॉडर्न अप्रोच के लिए बता रहा हूं। ये सारी बातें मॉडर्न अप्रोच के लिए, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं, इंग्लिश या ब्रिटिश अप्रोच, और मॉडर्न अप्रोच को हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने इसको एक तरह से मॉडिफाई किया हुआ है। चलिए, इसे हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। नोट करें, शाबाश। एसेट्स कौन सी हुई? जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, चाहे वो सर्विस दें चाहे हमें वो कैश दें, उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। एक्सपेंस किसे कहते हैं? जो हमें करंट ईयर के अंदर बेनिफिट दे देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लायबिलिटीज, नंबर 2, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हम ओब्लिगेशंस भी कहते हैं। ओब्लिगेशंस, वैसे इसको हिंदी में कहते हैं, ओब्लिगेशंस भी कहते हैं, और वैसे हम इसको हिंदी में कहते हैं दायित्व। हिंदी में क्या बोलते हैं? दायित्व, ओब्लिगेशंस। मैं लिखवा देता हूं, आपको ज्यादा तंग नहीं करता इसमें। The items or amounts which are payable in future years in form of cash or benefits oblique services are called liabilities. फॉर एग्जाम्पल, ऐसी आइटम्स जिनको हमने फ्यूचर में, ध्यान रखना, पेबल्स ये हमने देने हैं और वो हमें लेने थे, रिसीवेबल्स थे। ये लीजिए बेनिफिट्स, ये देने हैं, वो लेने थे। जरा ध्यान देना, ये देखिए एसेट्स में क्या है? आइटम्स या अमाउंट्स विच विल गिव अस, जो हमें मिलेगी, और ये हमने देने हैं। ये देखना, दोनों में फर्क है बॉस। द आइटम्स और अमाउंट्स विच आर पेबल इन फ्यूचर ईयर्स इन फॉर्म ऑफ कैश और बेनिफिट्स और सर्विसेज आर कॉल्ड लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल्स, लोन। अब ये देखो, पेबल इन फ्यूचर इन कैश, ये लायबिलिटी है। लायबिलिटीज क्या होती है? कर्जे, दायित्व। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। हेलो, बात सुनो, जब तुम 6th क्लास में थे ना, तो तुम्हारे एक दोस्त ने तुम्हारी बहुत बड़ी हेल्प की थी, एग्जाम के अंदर नकल मरवाई थी, ठीक है, और आप उसके भरोसे पास हो गए थे भाई साहब, वरना ना मतलब इंद्र भगवान भी आकर उतर जाते ना तो तुम्हें पास ना करवा पाते। कोई भी भगवान उतर जाता तो तुम्हें पास नहीं करवा पाता, और तुम्हारे दोस्त ने पास करवा दिया भाई साहब 6th क्लास के अंदर, और आप उसके एहसानमंद हो, और अब थोड़े से आप समझदार भी हो गए हो, दोस्त आपके साथ ही पढ़ता है, और अब आपके मन में एक भाव है, एक इमोशन है कि यार जब भी मौका मिला ना, मैं इस इंसान का एहसान उतारूंगा। बस वो लायबिलिटी है, वो ऑब्लिगेशन है, वो आभार है, वो आपने देना है। जो हमने देना है ना, चाहे इन फॉर्म ऑफ कैश हो, चाहे इन फॉर्म ऑफ बेनिफिट हो या सर्विसेज हो, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। बात समझ आ रही है? बिजनेस के अंदर
पैसे में भी एक तरह से ऑब्लिगेशन होता है और नॉन कैश में भी होता है। जैसे नॉन कैश में क्या हो सकता है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, पेबल इन कैश, अच्छा लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, क्रेडिटर्स, पेबल इन फ्यूचर, इन कैश। अरे फ्यूचर का डिसाइड कब कर रहे हैं भाई? साल के एंड में जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं ना, तब डिसाइड कर रहे हैं। ईयर के एंड में डिसाइड कर रहे हैं कि भैया ये कैश में देने हैं या बेनिफिट्स में देने हैं। ईयर के एंड में कोई भी ऐसा बाकी रह जाए ना हिसाब किताब जिससे पैसा आना हो, बेनिफिट आना हो, सर्विस आनी हो, दैट इज आवर एसेट्स। पैसा देना हो, बेनिफिट देनी हो, सर्विस देना हो, तो फिर वो है हमारे लिए लायबिलिटी। सुनो ध्यान से, हेलो, जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ईयर के एंड में, हेलो, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ईयर के एंड में, तो ईयर के एंड में जब हमें ये लगता है कि इनसे रोकड़ा आना है या इससे कोई काम करवाना है, मकान मालिक को किराया एडवांस दे रखा है, अगले साल मकान में ना ठाट से रहेंगे भाई साहब, किराए की टेंशन नहीं है, किराया आपने दे रखा है, एडवांस दे रखा है, तो उसका बेनिफिट मिलना है, कैश आनी हो या बेनिफिट मिलना हो, दैट इज आवर एसेट्स। लेकिन कैश देनी हो, ओ माय गॉड, लोन ले रखा है यार बैंक से, ओहो किस्तें चुकानी है अगले साल में, अगले 5 साल तक तो ये लोन ही पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है ना, दूसरा बड़ा मकान कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है, ये आपकी लाइबिलिटीज है, ये आपके ऑब्लिगेशंस हैं। या फिर क्या हो सकता है, यह हो सकता है आपने मेरे को एडवांस फीस दे रखी है। सुनो ध्यान से, हेलो, आपने मुझे एडवांस फीस दे रखी है, तो मेरे सिर पर आपकी एडवांस फीस का वजन है। ओ यार, इन बच्चों को मैंने सिलेबस करवाना है, इन बच्चों के मैंने टेस्ट लेने हैं, इन बच्चों के मैंने डाउट्स लेने हैं, इन बच्चों को मैंने बोर्ड में टॉप करवाना है, इनके 100 नंबर दिलवाने हैं, ये सारा काम, ये मेरा ऑब्लिगेशन है, ये मैंने सर्विस देनी है आपको फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर में कैश देना हो या सर्विस देनी हो या बेनिफिट देना हो, कुछ भी करना हो, ये सारी हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज। चलिए, हाँ जी, अब क्या है, क्रेडिटर्स हो गया, पेबल इन कैश, और मैं लिख देता हूं फीस रिसीव्ड इन एडवांस, फीस रिसीव्ड इन एडवांस, पेबल इन फ्यूचर इन फॉर्म ऑफ बेनिफिट, इन फॉर्म ऑफ बेनिफिट, फीस रिसीव्ड इन एडवांस, पेबल इन फ्यूचर इन फॉर्म ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट के रूप में देना है, सर्विस के रूप में पे करना है आपने, ठीक है जी, नोट करें, शाबाश। यस, नोट करो, नोट करो, नोट करो, हो गया। चलिए, अब मैं इस तरह एक रिमाइंडर और डालता हूं, ब्लू पेन से हम एक नोट लिखेंगे, इट शुड बी रिमेंबर दैट the amounts for which benefit is given in current year, that is current accounting period, are called incomes. For example, commission received, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक्सेट्रा। लो जी, हाँ जी, नोट करेंगे इसको।
ये ध्यान रखना है कि जिनका बेनिफिट करंट अकाउंटिंग पीरियड में, करंट ईयर के अंदर 2020 के अकाउंट्स बना रहे हैं 20, 21 के बना रहे हैं 21, 22 के बना रहे हैं तो 22, करंट ईयर के अंदर जिसका बेनिफिट सामने वाले को दे दिया है वो आपकी इनकम हो गई है। सुनो ध्यान से, हेलो इधर ध्यान देना, फिर लिख लेना, 1 मिनट का टाइम दे दूंगा मैं आपको। सपोज आपने मुझे फीस दी 2021 के अंदर, और 2021 के अंदर मैंने आपको सिलेबस करवा दिया, टेस्ट ले लिया, डाउट्स ले लिए, बात खत्म। तो वो फीस मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई। लेकिन मैं फीस तो लूँ 21 में और सिलेबस पूरा करवाऊँ 22 में, तो वो मेरी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। जिसके बदले में काम करना बाकी हो उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं, और जिसके बदले में काम कर दिया है वो हमारी क्या होती है, इनकम होती है। यस, यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके, गुड, चलिए नोट इट। ये बात भी मैंने पहले आपको बताई थी। यस, अब आप लिखेंगे रूल्स फॉर जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज अंडर मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज के रूल क्या हैं? यस, नंबर 1, if assets expense and losses increases तो डेबिट करेंगे, और डिक्रीजेस तो क्रेडिट करेंगे। अगर हमारी कोई भी एसेट की आइटम, कोई भी एक्सपेंस की आइटम और कोई भी लॉस की आइटम इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे, और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। ये इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है मैं आगे एग्जांपल देकर बताता हूं आपको, नोट करें आप। लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स इंक्रीज होते हैं तो हम इसे क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होते हैं तो हम इन्हें डेबिट करेंगे। अब समझ आया मैंने एसेट्स और लाइबिलिटीज की डेफिनेशन क्यों करवाई थी आपको? देखो मैंने एक्सपेंस के बारे में पहले बता दिया था, एक्सपेंस जिसका बेनिफिट मिल जाए, लॉस जो हम खर्च करें लेकिन बेनिफिट ना मिले। जैसे गोडाउन में आग लग गई, अब माल खरीद तो लिया और आग से जल गया, तो अब उसके बदले में बेनिफिट नहीं मिला, बिल्कुल भी घाटा हो गया, कुछ भी नहीं मिला हमें, ठीक है, लॉस। इनकम जिसका बेनिफिट, जैसे हमने रेवेन्यू के बारे में डिस्कस किया था कि हम माल बेचकर जो कमाते हैं उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। गेन्स, अब नॉर्मल गेन्स हमारे गेन्स होते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग वगैरह, कुछ हमारी बिजनेस से हटके प्रॉफिट हो जाते हैं, लॉटरी इनकम हो जाती है, स्पेकुलेशन सट्टे में इनकम हो जाती है, उन्हें हम गेन्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, तो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बात समझ आ गई आपको? चलिए, तो बॉस ये फर्स्ट रूल था और ये सेकंड रूल है, इफ, और यहां लिखे एंड। लो जी,
अगर आपकी एसेट्स, एक्सपेंस और लॉसेज इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज, इनकम और गेन इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। और बेटर रहेगा कि आप अपनी नोटबुक के बैकग्राउंड में जाकर इन सब की डेफिनेशंस पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ आपके, बड़े सिंपल से एग्जांपल है, चिंता मत करो। लेट्स डू सम एंट्रीज। हम इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कुछ एंट्रीज करते हैं। हाँ जी, नोट कर लें आप अच्छे से एक बार इसको। यस, नंबर 1, वही पुरानी एंट्रीज दोबारा करते हैं। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000। हमने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया जी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से तो आप इसको करते ही आए हैं, अब मैं आपको इसको मॉडर्न अप्रोच से बताता हूं। अब मुझे ये बताइए, फर्नीचर आपके लिए क्या है? एसेट। और हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि एसेट्स इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो मुझे ये बताइए, फर्नीचर परचेज किया तो बिजनेस के अंदर एसेट्स इंक्रीज हुई, बढ़ी या घटी? इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? यस, इंक्रीज हुई। और जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? एसेट्स इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। कैश भी क्या है? कैश भी एसेट्स है। हाँ जी, बिल्कुल एसेट्स है। जब फर्नीचर खरीदा है तो कैश गई है, जब फर्नीचर परचेज किया है तो कैश गई है। कहां से गई है? बिजनेस से गई है। ध्यान रखना, बिजनेस से गई है। कह दो सर फर्नीचर हाउस वाले के पास तो आ गई, कहीं फिर पहुंच जाओ वहां, किशोर के घर में नहीं देखना भाई साहब, ठीक है ना, यहां अपने घर में रहो, ठीक है। तो क्या होगा? कैश क्या? आपकी एसेट्स क्या हो रही है यहां पर? डिक्रीज। एसेट्स हो रही है डिक्रीज, ये देखिए। और डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इस एंट्री के अंदर फर्नीचर डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगी, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री कर दूं, देखिए। याद है आपको क्या लिखते थे? जर्नल ऑफ मिस्टर, जर्नल ऑफ टैंटाटैन फलां राम डिमका राम। चलिए 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 चलिए। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। हाँ जी, क्या एंट्री बनी थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। और आपको कुछ याद है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको नरेशन के बारे में कुछ बताया था भाई। हेलो, लास्ट लेक्चर में कुछ नरेशन के बारे में मैंने बताया था। दिखाऊं? ये देखो, चलते चलते हमने विदा लेते लेते एक बात की थी। नरेशन क्या होती है? आफ्टर ईच जर्नल एंट्री वी हैव टू राइट द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस फॉर विच जर्नल एंट्री इज डन इज कॉल्ड नरेशन। जिस बात के लिए जर्नल एंट्री की गई है, ट्रांजैक्शन के बाद उसकी डिटेल लिखनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। इट इज द मेन पार्ट ऑफ एंट्री, सो इट मस्ट बी रिटन। इसको लिखना ही लिखना है आपने। चलिए जी, चलो 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 चलो। हाँ जी, क्या लिखेंगे? चाहे बीइंग से स्टार्ट कर दें, चाहे फॉर से स्टार्ट कर दें। फॉर किस लिए की है ये एंट्री? फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। लो जी सर, ये कैसे, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे पता चलेगा? ये मतलब अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, मतलब आपने तो तुरंत लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा? ये देखो, कुछ नहीं, इसके आगे फॉर लगाओ और ब्रैकेट लगा दो आगे पीछे। ये लो, फॉर फर्नीचर परचेज फॉर कैश, खत्म। ये लिखा है मैंने। तो जो जर्नल एंट्री, जो ट्रांजैक्शन है, जस्ट आपको थोड़ा डिटेल में, सॉरी शॉर्ट में आपने लिखना है और कुछ नहीं है, और थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। नरेशन लिखनी जरूरी है बस,
ये ध्यान रखनी है बात, ठीक है ना। हाँ, और वैसे धीरे धीरे मैं आगे लिखूंगा ना, अब मैं भी हर जर्नल एंट्री के साथ नरेशन लिखा करूंगा ताकि तुम्हें भी आदत डाल दूं इस चीज़ की, ठीक है। चलिए, एक तो ये था फर्नीचर का, एक और करूं मैं, एक और एंट्री करता हूं मैं। देखिए, रेंट पेड फॉर द ईयर, एडवांस नहीं दिया हमने, पूरे साल का किराया एक साथ एंड में दिया। रेंट पेड फॉर द ईयर ₹24,000। अब ये बताओ, एक तो रेंट हो गया, सर रेंट है ना नॉमिनल अकाउंट है, नहीं, ट्रेडिशनल अकाउंट से तो, ट्रेडिशनल अप्रोच से तो देखना ही नहीं है भाई, ट्रेडिशनल अप्रोच से तो नहीं देखना, अब देखना है मॉडर्न अप्रोच से। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, मॉडर्न अप्रोच ये कहती है, देखिए मॉडर्न अप्रोच हमारी ये कहती है, ये देखिए 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 देखिए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। देखिए, एसेट्स एक्सपेंस और लॉस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, तो रेंट क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, रेंट पे किया है तो बढ़ गया सर, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया या खर्चा कम हो गया, खर्चा कम कैसे होता है, रेंट पे